बार की बात है। दिल्ली नाम के शहर में रानी अपनी माँ रोहिणी और पिता प्रीतम के साथ रहती थी। एक दिन रानी रोहिणी से बोलती है, माँ, क्या हम लोगों का कोई गांव नहीं है क्या? जब देखो हम यहीं पड़े रहते हैं। मेरी सारी सहेलियाँ छुट्टियों में गांव घूम कर आती हैं। इससे पहले रोहिणी कुछ बोलती, वहाँ प्रीतम आ जाता है और कहता है, क्यों नहीं बेटी, हम लोगों का भी गांव है और वहाँ पर हमारी जमीनें और मकान भी है, लेकिन तुम्हारे दादा और दादी की मौत के बाद हम कभी वहाँ नहीं गए। प्रीतम की बात सुनकर रानी बोलती है, तो पिताजी इस बार मुझे ले चलिए ना गांव। मुझे गांव देखना है और अपनी सारी सहेलियों को भी बताना है कि हमारा भी गांव है। रानी की बात मानकर प्रीतम गांव जाने की टिकट करा लेता है और फिर वो तीनों गांव के लिए ट्रेन में बैठकर चल पड़ते हैं। रानी ट्रेन में बैठकर बहुत खुश होती है। वाह माँ, मजा आ गया, ट्रेन इतनी अच्छी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन रानी की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। थोड़ी ही देर में ट्रेन पर सामान बेचने वाले आने लगे और तरह तरह की आवाजें लगाने लगे। चने जोर गरम गरम ले लो बाबू, चने जोर गरम ले लो बाबू, चने जोर गरम, चने वाला आया, चने वाला। इन सब की आवाजें सुनकर रानी परेशान हो जाती है और रोहिणी से बोलती है, माँ, ये सब क्या है और ये लोग कहाँ से आ गए हैं? इन्होंने तो ट्रेन बैठना भी मुश्किल कर दिया है। कितना शोर है यहाँ। रानी की बात सुनकर रोहिणी और प्रीतम हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, मेरी रानी बेटी, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते, ये सब तो ट्रेन में होता रहता है, समझी? फिर रानी वहाँ से चली जाती है और ट्रेन के दरवाजे के पास चली जाती है। रात का समय था। ट्रेन के दरवाजे पर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तभी रानी को लगता है जैसे कोई उसका पैर खींच रहा है। रानी डर जाती है और पीछे हो जाती है। ये क्या था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरा पैर खींच रहा है? तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है। उसके पैरों से उसकी चप्पल जा चुकी थी। ये देखकर रानी बहुत घबरा जाती है और रोहिणी और प्रीतम के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर प्रीतम बोलता है, अरे तुम डरो मत बेटी, ट्रेन में कई बार ऐसा लगता है तुम दरवाजे के ज्यादा पास चली गई होगी। फिर रानी डरते डरते ट्रेन में सो जाती है और अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी ट्रेन उसके गांव वाले रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है। प्रीतम रानी से कहता है, उठ जाओ रानी बेटा, हम अपने गांव आ गए हैं। फिर प्रीतम, रानी और रोहिणी गांव में अपने घर के अंदर चले जाते हैं। घर बहुत ही बड़ा होता है। रानी घर को देखकर बहुत खुश होती है और प्रीतम और रोहिणी से बोलती है, पिताजी, अपना गांव का घर तो बहुत ही बड़ा है, शहर वाले घर से भी बड़ा। आप मुझे पहले क्यों यहाँ नहीं लाए? मैं अभी घर देखने जा रही हूँ। ऐसा कहकर रानी घर देखने के लिए चली जाती है। गांव का घर बहुत ही बड़ा होता है और उसमें कई कमरे होते हैं। रानी भी एक कमरे के अंदर जाती है। कमरा बहुत ही साफ सुथरा होता है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है, मैं तो इसी कमरे में लेटूंगी, मजा आ जाएगा। अभी माँ और पापा को बताती हूँ। ऐसा कहकर रानी जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, उसे कमरे के बेड के नीचे कोई आवाज आती है। रानी कमरे के नीचे झांक कर देखती है तो उसे बेड के नीचे एक कंकाल दिखता है जो उसे देखकर हंसने लगता है। रानी ये देखकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर प्रीतम और रोहिणी घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये रानी इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? लगता है इसने कोई जानवर देख लिया है। ऐसा कहकर रोहिणी और प्रीतम रानी के कमरे की तरफ भागते हैं। प्रीतम रानी के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ रानी बेटी, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? कोई जानवर देख लिया क्या? रानी घबराते हुए बेड की तरफ इशारा करने लगती है। प्रीतम और रोहिणी बेड के चारों तरफ और नीचे देखते हैं। रोहिणी रानी से बोलती है, अरे कुछ भी नहीं है यहाँ, क्यों घबरा रही हो? फिर रानी प्रीतम और रोहिणी को कंकाल वाली बात बताने लगती है। रानी की बात सुनकर प्रीतम हंसने लगता है और बोलता है, कंकाल। अरे रानी बेटी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम डरावनी फिल्में कम देखा करो। ऐसा कहकर प्रीतम वहाँ से चला जाता है। रानी भी खेलने में लग जाती है। रात के समय जब रानी सो रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। रानी घबरा कर उठती है। उसके सामने 3 कंकाल खड़े होते हैं जो जोर जोर से हंसने लगते हैं।
उठ गई रानी बेटी। मजा आ जाएगा तुम्हें मार कर। ऐसा कहकर तीनों कंकाल रानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रानी बेड से उतरकर भाग जाती है। मम्मी, पापा, बचाओ! ये कंकाल तो पीछे पड़ गए हैं, बचाओ मुझे, ये मार डालेंगे मुझे। रानी की चीखने की आवाज सुनकर प्रीतम और रोहिणी भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। रानी डर की वजह से पसीने में भीग जाती है। उसकी ये हालत देखकर प्रीतम कहता है, तुम इसको कमरे में लेकर जाओ रोहिणी। मैं जरा इसके कमरे में जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है ये सब। रानी को लेकर रोहिणी कमरे में चली जाती है और प्रीतम रानी के कमरे में जाकर देखता है। ये सब क्या हो रहा है? कमरे में तो कोई भी नहीं है। ये रानी किसे देख देख कर घबरा रही है? ऐसा कहकर प्रीतम रानी के कमरे से निकल जाता है, लेकिन तीनों कंकाल रानी के कमरे की छत से चिपके हुए हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तू हमें इतनी जल्दी से नहीं मिल पाएगा प्रीतम। पहले तेरी बेटी को मारेंगे, फिर तुझे। प्रीतम रानी और रोहिणी के पास चला जाता है। रोहिणी प्रीतम से बोलती है, देखो जी, मुझे तो ये सब कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। इससे पहले कोई और अनहोनी हो, या तो किसी तांत्रिक को बुला लो या फिर यहाँ से चलो। रोहिणी की बात मानकर अगली सुबह प्रीतम एक तांत्रिक को बुलाकर घर में लाता है। तांत्रिक घर में घूमते घूमते बोलता है, तुम इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे परिवार के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तांत्रिक की बात सुनकर रोहिणी बोलती है, जो कुछ भी हो सच सच बताओ, क्या गड़बड़ है? रोहिणी की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, इस मकान में 3 मौतें हुई हैं, जिन्हें जलाया गया था। उन्हीं की आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस घर में रहेगा वो आत्मा उसे मार डालेगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। उन आत्माओं से मैं भी नहीं लड़ सकता। ऐसा मत कहो बाबा, मैं और मेरे परिवार को बचा लो, कुछ भी करो। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब मेरी पहुँच से दूर है। आप सब यहाँ से चले जाओ। मैं एक ताबीज दे रहा हूँ जो कि शायद आप लोगों की कुछ रक्षा कर सके। ऐसा कहकर तांत्रिक उन तीनों को ताबीज पहना देता है, लेकिन तभी वहाँ कंकाल आ जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, तांत्रिक, तेरे इन ताबीजों से कुछ नहीं होगा। आज इन तीनों की मौत मेरे हाथों पक्की है। शुरुआत तेरे से ही करता हूँ। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये तीनों राक्षस तुम्हें मार डालेंगे। कहाँ तक भागोगे तुम तीनों? आज तुम्हारी सबकी मौत हम तीनों के हाथों पक्की है। ऐसा कहकर कंकाल भी उनका पीछा करने लगते हैं। रानी, रोहिणी और प्रीतम भागते भागते एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वो ट्रेन झटका मारकर रुक जाती है। प्रीतम झांक कर देखता है तो ट्रेन के आगे वही तीनों कंकाल खड़े होते हैं। एक कंकाल उन तीनों के पास आता है और बोलता है, कहाँ तक भागेगा रे प्रीतम? बचपन में भी तू हम तीनों को मारकर भाग गया था और अब भी भाग रहा है। कंकाल के मुंह से बचपन की बात सुनकर रोहिणी कंकाल से बोलती है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये तो कभी गांव में रहे ही नहीं। कंकाल फिर रोहिणी को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर रोहिणी गुस्से में बोलती है, ये तो इसने बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ, लेकिन इसकी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों? उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो, छोड़ दो उसे। रोहिणी की बात सुनकर कंकालों को रोहिणी और रानी पर दया आ जाती है और कंकाल बोलता है, ठीक है बहन, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से चले जाओ, लेकिन इस दुष्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। तुम जाओ यहाँ से। रोहिणी रानी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रीतम बोलता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे गलती हो गई है रोहिणी, मुझे छोड़कर मत जाओ। और तीनों कंकाल प्रीतम को मार डालते हैं।
फरहान को ऑफिस लॉबी में एक फोन मिलता है जिसमें वाइफ नाम से कॉल आ रही थी। फरहान परेशान हो जाता है और डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी ऑफिस लॉबी आ जाता है। फरहान मोबाइल मेहुल के हवाले कर देता है। मेहुल मोबाइल लेने के बाद ऑफिस जाता है और वहाँ के एम्प्लॉय से पूछताछ करता है। फर्स्ट एम्प्लॉय अरसलान मेहुल को बताता है ये मेरा मोबाइल है और मेरी वाइफ की कॉल आ रही है। सेकंड एम्प्लॉय तानिया मेहुल को बताती है ये मेरा फोन है। तानिया का हस्बैंड रियान भी मेहुल को बताता है मेरी वाइफ सच कह रही है ये मेरा मोबाइल है। दोनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है इन दोनों में से कौन झूठ कह रहा है और ये मोबाइल किसकी है। दोस्तों, क्या आप दोनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद बता सकते हो इन दोनों में से ये मोबाइल किसकी है? सोचो और अपना जवाब कमेंट में बताओ। इन दोनों में से ये मोबाइल अरसलान की है। अरसलान के वाइफ की कॉल आ रही थी, जबकि रियान की वाइफ तानिया है उसका फेस कॉल आने वाली लड़की से मैच नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने भी तानिया के झूठ को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा।